हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करें, उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जिनको आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो आखिरी तक बिना स्किप करे देखें, लेकिन आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो 1-2 सेकंड के लिए चालू करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, मेरा ऑडियंस रिटेंशन घट जाता है और YouTube रिकमेंड नहीं करता मेरी वीडियो को दूसरे यूज़र को। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो YouTube मेरे व्यू को घटाता जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से YouTube पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ ये काम करिए, कंपलसरी वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए। उससे क्या होगा, YouTube और ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो भेजेगा, ठीक है। और आपको मैं कायदे से बताऊँ, ये होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, उससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन। मैंने बोला था कि आपको मैं करंट अफेयर की वीडियो दूंगा, लेकिन जब मैं करंट अफेयर बनाने बैठा तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं जमा कर लिया हूँ, ठीक है। तो उसमें हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो जाए, ठीक। तब तक के लिए आप ये सारे वीडियोज़ देखो। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। वहाँ लिंक में टैप करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में भी जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बनिए और वहाँ पर जो भी सर्विसेज मैं देता हूँ उनका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा यार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। पता है कि शेयर वेयर तो करते नहीं हो, तो कम से कम वीडियो ही पूरा देख लिया करो। चलो, लास्ट क्लास में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था। इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था BOD, COD, DO, इनके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के आगे का एक्सटेंशन है। इसमें हमने देखेंगे जल प्रदूषण का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ठीक है। जल प्रदूषण का बेसिकली वर्गीकरण किया गया है, एक तो जल भंडारण के स्रोत के आधार पर, मतलब जल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। नदी में स्थित है कि तालाब में स्थित है कि झील में स्थित है कि सागर में स्थित है, इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है जल भंडारण के आधार पर। सेकंड है आपका स्रोत के आधार पर, जल प्रदूषण किस वजह से हो सकता है। घरेलू कारणों से हो रहा है, घरेलू अपशिष्ट की वजह से हो रहा है, कृषि अपशिष्ट की वजह से हो रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से हो रहा है। ये सारे क्लासिफिकेशन इसमें आते हैं। जैसे कि मैं इसमें बता देता हूँ, पहले वाले में क्लासिफिकेशन है आपका धरातली जल प्रदूषण, झील जल प्रदूषण, समुद्री जल प्रदूषण और भूमिगत जल प्रदूषण, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसका क्लासिफिकेशन है घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण, सीवेज से जल प्रदूषण, नेक्स्ट है आपका कृषि अपशिष्ट से जल प्रदूषण, इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण। अब हम लोग का काम क्या है कि ये सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। लग रहा होगा थ्योरी टाइप का है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं धरातली जल प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। धरातल में स्थित जल से होने वाला प्रदूषण धरातली जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल वाली परिभाषा है, लेकिन याद रखना कि धरातली जल प्रदूषण में केवल नदी जल को ही शामिल किया गया है, ना कि झील में उपस्थित जल, समुद्र में उपस्थित, वो भी धरातल में ही उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल नदी जल प्रदूषण को ही शामिल किया गया है। देखो, नदी में कई प्रकार की अशुद्धियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। आपके टहनी वहनी से लेकर आपके शव तक प्रवाहित होते हैं। आपने देखा होगा ना न्यूज़ में, गंगा नदी में इतने सारे शव प्रवाहित हो रहे हैं। इसके अलावा आदमियों के तो शव होते ही होते हैं, पशुओं के शव भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नदियों में विभिन्न प्रकार के सीवेज, मतलब घरेलू अपशिष्ट डायरेक्टली प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, नदियों में नहाते तो हैं, नहाने के साथ साथ कपड़े भी धोते हैं, वो सारे अपशिष्ट भी आपके अल्टीमेटली नदी जल में आके मिक्स होते हैं, ठीक है।
अब रायपुर के आसपास खारून नदी को छोड़ेंगे तो दूसरी नदी है नहीं। वैसे भी अगर आप महादेव घाट जाओगे तो वहाँ पे भी कई सारे जो पूजा की सामग्री रहेगी होती है वो आपको नदी के जल में दिखेगी क्लियर कट। आप थोड़ा नीचे जाके देखना, मैं तो जाता रहता हूँ तो फिर मुझे पता है उसमें। ठीक, तो इसी मतलब नदी जल प्रदूषण में बेसिकली इसका मेजर फैक्टर जो है वो है प्रवाहित अशुद्धियाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि धरातली जल प्रदूषण का मेन सोर्स क्या है तो आपको आंसर लगाना प्रवाहित अशुद्धियाँ। ठीक है, अब इसको प्रवाहित अशुद्धियों को भी दो तरीके से बांटा गया है, इसको थोड़ा समझना। एक है बिंदु स्रोत प्रदूषण, सेकंड है आपका अबिंदु स्रोत प्रदूषण। ठीक है, बिंदु स्रोत प्रदूषण का मतलब ये होता है कि जिसका सोर्स या फिर स्रोत हमको पता होता है। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल सीवेज का पानी, नाले से पाने वाला पानी। जैसे कि आपको पता होगा कि एक नदी होता है, नदी कई छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बना होता है जिसमें उसकी कई सारी सहायक नदियाँ होती है। ठीक है, सहायक नदी से छोटा नाला होता है, नाला से छोटा छोटी छोटी नालियाँ होती है, तो ये से मिलके पूरा एक नदी बनता है। ठीक है, अब जैसे नाले का पानी जल में गिर रहा है तो हमको पता है कि हाँ ये एरिया में जो नाला है उसका पानी जल में गिर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्लांट लगा के उस वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट मतलब उसको शुद्ध करके, मतलब काफ़ी हद तक शुद्ध, ताकि उसमें केवल बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय अशुद्धियाँ उसमें रहे, जो कि नदी, जैसे मैंने बताया था, नदी जल की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को साफ कर लेता है, तो उस प्रोसेस से वो जल को प्रवाहित होगी तो उससे नदी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो है रहा नाला, मतलब ये स्रोत प्रदूषण के श्रेणी, बिंदु स्रोत प्रदूषण की श्रेणी में आता है। लेकिन अब बिंदु स्रोत प्रदूषण वो होता है जिसके सोर्स का हमको नहीं पता होता है। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल वर्षा का जल। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्षा का जल प्योरेस्ट नहीं होता है। वर्षा के जल में कई प्रकार के अम्ल मिले होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है अम्ल वर्षा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए अम्ल वर्षा होती क्या है। ठीक है, तो उससे जो है जल का pH मान चेंज हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार की अशुद्धियाँ ही हैं। अब वर्षा से गिर रहा है तो वर्षा के जल को हम लोग कहाँ रोक पाएंगे, नदी में जाने से? ठीक है, नहीं रोक सकते ना, तो वर्षा का जल। नेक्स्ट है आपका शव, उसमें कभी भी शव बहा जा सकते हैं कहीं पर भी, उनको रोका जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ तो नहीं, बट यूपी बिहार के एरिया में ऐसा मानते हैं कि गंगा नदी में शव प्रवाहित करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। ठीक है, वो बात तो नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली आपका नदी प्रदूषित हो जाती है, ये पता है। नेक्स्ट है आपका कृषि जल। और कृषि जल मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा खेत है, तो खेत में हम लोग कई प्रकार के कीटनाशक डालते हैं, तो वो अल्टीमेटली उसको मृदा एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो कृषि जल जो प्रवाहित होता है वो अल्टीमेटली किसी नाले में जाके गिरता है, और वो नाले का पानी किसी नदी में जाके गिरता है। ठीक है, और अगर मान लो नदी आपके खेत के जस्ट बाजू में है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली जाके वो कृषि जल है किस में मिल जाएगा, आपके नदी में जाके मिल जाएगा। तो ये प्रदूषण का स्रोत निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जल प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एक तरीके से कह सकते हैं इम्पॉसिबल टाइप की बात हो गई कि आप ये सारी चीज़ों को तो रोक नहीं सकते। ठीक है, बिंदु स्रोत प्रदूषण को हम लोग किसी हद तक रोक सकते हैं। हम लोग सीवेज प्लांट लगा के ये सब प्रोसेस करके हम लोग वाटर को ट्रीट करके उसके बाद उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रदूषक जो अबिंदु स्रोत प्रदूषक है उसको हम लोग एक तरीके से कंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, अब पानी की क्वालिटी के हिसाब से पर्यावरण शोध प्रयोगशाला जो कि लखनऊ में स्थित है, इसको भी नोट कर देना भाई, क्योंकि कभी मान लो भूल चूक क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण शोध प्रयोगशाला किधर है, तो वो आपके लखनऊ में स्थित है। उसने जल के को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। ठीक है, और ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, जिसमें वर्ग ए में जो है आपका पीने योग्य पानी आता है, वर्ग बी में आपका स्नान एवं तैराकी के योग्य पानी आता है, कैटेगरी सी में आपका उपचार के बाद पीने योग्य पानी, उपचार मतलब वाटर को ट्रीट करने के बाद आप उसको पी सकते हो, ऐसा पानी आता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके के प्रोसेस किए जाते हैं, लाइक आपका फिटकरी मिला दिए, ये दुनियादारी मिला दी, बहुत सारी चीज़ें करके आपको पानी को प्योर किया जाता है। क्लोरीन भी मिलाते हैं पानी में प्योर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डी, और डी है क्या, क्लास डी, कैटेगरी डी।
इसमें है आपका मछली के रहने योग्य पानी, ठीक है। तो मछली के रहने योग्य पानी जो गंगा नदी और यमुना नदी का पानी जो है वो इस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी डी में, ठीक है। और गंगा नदी का पानी जो है नहाने योग्य भी नहीं बचा है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। और गंगा नदी में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है वो बेसिकली ये बिंदु स्रोत प्रदूषण ही हो रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा ऐसा वाटर है जो कि अनट्रीटेड वाटर को हम लोग सीधा नदी में जाने दे रहे हैं, और वो बहुत बड़ा कारण है आपके गंगा नदी का प्रदूषण का, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में हमने सीवेज प्लांट तो लगा दिए, लेकिन गाँव में ये सब करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नदी लगातार प्रदूषित हो रही है, जो कि आपको पता होगा। कैटेगरी ई में जो पानी आता है वो ऐसा पानी होता है जो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि कूलिंग टावर जो आपके थर्मल पावर प्लांट में होता है, उसमें क्या किया जाता है, आपका पानी का यूज़ किया जाता है, आपका जो गैसेस रहती हैं और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं उनको कूल करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट पे तो आपका पानी के थ्रू फ्लो करा के आपको जो भी उसकी दीवारें ववारें रहती है और जो भी एपरेटस उसमें यूज़ होता है उससे कूल किया जाता है। तो वाटर एक अच्छा तरीके का हीट एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। पढ़ा होगा आपने, अगर साइंस कभी पढ़े होगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका क्लासिफिकेशन थी। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है आपका गंगा नदी का प्रदूषण या फिर गंगा पोल्यूशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जैसा कि पता होगा कि कई सारे लोग बोलते हैं और हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि गंगा का पानी अमृत होता है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि गंगा का पानी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट कभी ख़राब नहीं होता ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और ये जितने भी प्रकार के गंगा नदी में अपशिष्ट आते हैं ना, उनको लगभग की ख़त्म करके जैव निम्नीकरणीय जल प्रदूषण में परिवर्तित कर देता है, जो कि अल्टीमेटली जाके इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाता है गंगा नदी के पानी में, ठीक है। तो ये नदी की प्रॉपर्टी है उसकी कि वो अपने आप को शुद्ध कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि गंगा नदी जो है वो यूपी और बिहार और ये सब जो प्लेन एरिया है वहाँ से होके प्रवाहित होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो इन्हीं 3 राज्यों की है, यूपी, बिहार और आपके वेस्ट बंगाल की, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र भी आता है वो, इसकी भी पॉपुलेशन काफ़ी है, लेकिन मैं प्लेन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कई सारे ऐसे नगर हैं जहाँ से पानी जो है वो मतलब आपका जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, गंगा नदी में जाता है, और जो कि बहुत बड़ा कारण है गंगा नदी के पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता है कि नाले का प्रदूषण हो रहा है, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण का जो वैल्यू रहता है वो बिंदु प्रदूषण से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है गंगा नदी का, ठीक है। तो गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए हमारे देश में बहुत समय से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजीव गांधी के समय आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आपका 1984 में गंगा परियोजना लाई थी, ठीक है। उसके बाद 1985 में गंगा परियोजना का ही विस्तार करके आपका केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया, ठीक है। और 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया हमारे देश में, ठीक है। इसके बाद में इन फ्यूचर 1995 में इसी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का विलय जो है वो राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना प्राधिकरण में कर दिया गया, ठीक है, 1995 में, ठीक। उसके बाद से तो कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने 7 जुलाई 2016 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था नमामि गंगे योजना, ठीक है। और नमामि गंगे योजना के तहत पहले तो आपको गंगा नदी को शामिल किया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में यमुना और रामगंगा नदी को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसके परियोजना के तहत आपका काम क्या किया जा रहा है, जो गंगा नदी के आसपास के जो 400 गांव हैं उनका विकास किया जाएगा। इसके अलावा 8 जैव विविधता केंद्र बनाए गए, जिनमें जो केंद्र कहाँ पर है आपका, आर से आपका ऋषिकेश, डी से आपका देहरादून, ए से इलाहाबाद, वी से वाराणसी, एन से नरोरा, बी से भागलपुर, एस से साहिबगंज, और एक और जो बी है उससे आपका बैरकपुर, ठीक है।
ये ऐसे 8 जैव विविधता केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका एक और जो काम है वो ये है कि जितने भी गंगा नदी के सीवेज में सीवेज का पानी गिरता था, ठीक है, तो ऐसे जितने भी पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे जहाँ पे आपका सीवेज के पानी का पहले ट्रीटमेंट किया जाता था, उसके बाद जो कम पोल्यूटेड पानी है उसको गंगा में विसर्जित किया जाता था, जो कि अल्टीमेटली बायोडिग्रेडेबल होता था और नदी को उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, ठीक है। तो उस तरीके के सीवेज प्लांट को बनाना और अगर जो प्लांट पहले से कार्यरत थे उसका नवीनीकरण करना या फिर जीर्णोद्धार करना या फिर क्या करना चाहिए उसका रिपेयरिंग करना, ठीक है, वो किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। तो ये गंगा नदी परियोजना जो है आपका फाइनली जाके आपका नमामि गंगे परियोजना हो गई, ठीक है। अब कोई और सरकार अगर इन फ्यूचर आ गई तो किसी और के नाम से ये परियोजना लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका पर्पस यही है कि आपका गंगा नदी का संरक्षण किया जाए। तो क्योंकि हमारे गंगा नदी जो है वो हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ी हुई है और हिंदुओं क्या सभी धर्मों के लोग इसके पानी को काफ़ी पवित्र मानते हैं, और वो रीज़न भी है कि अंग्रेज लोग इसको लंदन तक लेके जाते थे इसके पानी को, ठीक है। तो इसका कारण भी यही था। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका धरातली जल भंडारण के आधार पर जो प्रदूषण था उसी के आगे का कंटिन्यूएशन, उसका एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, झील जल का प्रदूषण, ठीक है। झील जल के प्रदूषण में झील में अगर कभी भी प्रदूषकों की संख्या अगर बढ़ने लगती है, ठीक है, या फिर उनका कंसंट्रेशन अगर हाई होने लगता है प्रदूषक का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं झील जल की मारक कारक, ठीक है। मारक कारक का मतलब होता है किलिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील है उसमें एस्बेस्टस का, ठीक है, ये भी एक सब्सटेंस होता है, उसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से वहाँ पर लंग का कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है और उससे क्या डिसीज़ हो रही है वो आपको याद रखना, ठीक है। कभी कभार आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता था, कभी कभार क्या, ये एकदम हाल फिलहाल टाइप का क्वेश्चन है और ये फेवरेट टॉपिक है आपका कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है। इसके आगे हम लोग एक और रोग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनीमाटा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से जल प्रदूषण के जो और कैटेगरी है उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका सागरीय जल प्रदूषण। सागरीय जल प्रदूषण का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, सागर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, मतलब नदियों का पानी तो फाइनली जाके सागर में ही मिलता है, तो अगर नदी प्रदूषित है तो सागर भी प्रदूषित होगा। इसके अलावा कई सारे वेस्ट होते हैं जो सागर में डायरेक्टली डंप कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी सागर का जल प्रदूषित होता है, ठीक है। इस प्रकार की एक घटना हम लोग को देखने को मिलती है जापान के मिनीमाटा की खाड़ी। मिनीमाटा एक जगह है जहाँ पर जिसकी खाड़ी मतलब खाड़ी क्या होता है, दो लैंड एरिया से घिरा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र, ठीक है, दो लैंड एरिया के बीच का एरिया, ठीक है, जो एक तरफ से लॉक हो वी शेप का, ठीक है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है आपके खाड़ी की, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, मिनीमाटा की खाड़ी में पारे का कंसंट्रेशन, पारा मतलब मरकरी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एक रोग हो रहा था लोगों को जिसको बोलते हैं मिनीमाटा रोग, ठीक है। कहीं आपको मिनी माटा दिखेगा, कहीं मिनी माता दिखेगा, ठीक है, तो वो रोग हो रहा था और उस एरिया फाइनली जाके उस डिसीज़ को ही मिनी माता डिसीज़ बोल दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में ऐसी सीवेज और उर्वरक का पानी डायरेक्टली डंप कर दिए जाने से आपका कोरल रीफ वहाँ के नष्ट हो रहे हैं। नाइट्रोजन एंड और पोटेशियम ये बेसिकली सुपोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर जो जल में उपस्थित जो ऊपर के जीव हैं उनको अगर सुपोषण प्राप्त होगा तो वो नीचे के जीवों को क्या करेंगे, प्रकाश को तो रोक ही लेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी रहेगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये अल्टीमेटली एल्गी की वृद्धि करता है। एल्गी मतलब डिफरेंट टाइप के एल्गीज होते हैं यार, उनकी वृद्धि करता है और जो नीचे के जीव रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका मछलियों के लिए भी हानिकारक है आपका नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इसके बाद है तेल अधिप्लाव। तेल अधिप्लाव का मतलब ये है कि
हमारे देश के और बाकी सारे देशों में, ठीक है, आपके खाड़ी के देशों, खाड़ी का देश मतलब आपके मध्य पूर्व एशिया के देश हैं जहाँ से आपका ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लगातार आपके तेल के टैंकर्स गुजरते रहते हैं। आपको पता होगा स्वेज नहर के बारे में, जहाँ से बहुत सारे ऑयल के टैंकर गुजरते हैं। भारत भी बहुत ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट करता है, भारत के पास प्रोडक्शन उतना नहीं है, ठीक है। तो वो सारे लगातार आपके सागर के थ्रू कंटेनरों के माध्यम से आते हैं, आपके जहाज़ के थ्रू, ठीक है। तो उनसे रिसने वाला जो ऑयल है वो फाइनली जाके सागर की सतह पे जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं तेल अधिप्लाव, ठीक है। और उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसको तेल अधिप्लाव प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से सागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मछलियाँ मर रही हैं और भी जो उसके जीव हैं कोरल वगैरह से, उनकी भी डेथ हो रही है उस वजह से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सागरीय जल प्रदूषण का। नेक्स्ट है आपका भूमिगत जल प्रदूषण, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे कि मान लीजिए अल्टीमेटली जो चीज़ नदी में नहीं जा पाती वो कहाँ जाएगी, भूमि में जाएगी। और भूमि से जो रिश्ता हुआ पानी है वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके जो भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर अगर आप बोरिंग खोदते हो तो वहाँ से जो जल निकलता है वो विषाक्त होता है। काइंड ऑफ एग्जांपल, इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके पठान चेरू एक्चुअली आपके हैदराबाद के पास स्थित है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर एक कॉलेज है बहुत फेमस। पठान चेरू में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आपका अगर कोई भी बोरिंग खोदेगा तो वहाँ का जल विषाक्त हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादातर वहाँ के लोग जो है वो टैंकर से पानी लाते हैं, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। इसी प्रकार आपके अमेरिका के डेकोटा प्रांत में भी जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो गया। तो बेसिकली इसका प्रदूषण का मेन सोर्स क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण से ही आपका भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर जल प्रदूषण, ठीक है। और जो हमने क्लासिफिकेशन किया था सेकंड वाला, उसी का हम लोग टाइप देखेंगे। सबसे पहले आपका घरेलू अपशिष्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके नाले वालों का पानी से आपका जो प्रदूषण होता है उसको घरेलू अपशिष्ट प्रदूषण बोलते हैं। सेकंड है आपका सीवेज का पानी। सीवेज के पानी में दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, आपको पता ही है। उसके पानी से जो प्रदूषण होता है उसको बोलते हैं सीवेज जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, औद्योगिक बहुत सारी चीज़ें निकलती है आपके फ्लोराइड, नाइट्राइड्स वगैरह, ये अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, या तो भूमि में जाएंगे या तो नदी में जाएंगे। तो उससे होने वाला प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार कृषि अपशिष्ट प्रदूषण, ये भी आपका बेसिकली वही है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, कीटनाशकों और ये सब का प्रयोग करने से क्या है, या तो वो मृदा में जाएगा या तो वो जल में जाएगा। तो वो वाला प्रदूषण जो जल में जाता है वो कहलाता है आपका कृषि अपशिष्ट प्रदूषण। तो नेक्स्ट है आपका तेल अधिप्लाव प्रदूषण। तेल अधिप्लाव प्रदूषण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ऑयल टैंकरों से रिसने वाले तेल के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है, तेल अधिप्लाव प्रदूषण। अगर आप वाणी की बुक देखेंगे तो तेल अधिप्लाव प्रदूषण को रोकने के लिए डिफरेंट उपाय सुझाए गए हैं, ठीक है। वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से जो पूछता है वो ये है ऑयल जैपर बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है वो तेल अधिप्लाव प्रदूषण को ख़त्म करने में सहायक होता है। बेसिकली ये क्या करता है, वो तेल जो फैला होता है आपके सागर के सरफेस के ऊपर में, वो बैक्टीरिया क्या करता है, तेल को खा जाता है और तेल को खाने के साथ क्या करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हानिकारक नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से हानिकारक है बट उसका कंसंट्रेशन उतना प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑयल जैपर बैक्टीरिया याद रखना, ठीक है। इसकी खोज एक इंडियन ने की थी 1996 में, टेरी के जो प्रोफेसर थे, उसका प्रोफेसर क्या डायरेक्टर थे, ठीक है, उनका नाम था बनवारी लाल, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो इसको याद रखना है, ऑयल जैपर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में पक्के से क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर साल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे CGPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये है आपका जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे शरीर में। हमको पता है कि जल प्रदूषण से डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं, लाइक आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। मतलब वो जल प्रदूषण का एक टाइप है, मच्छर पैदा होते हैं उससे। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारे के सारे आपका अल्टीमेटली रिजल्ट किससे करते हैं, जल प्रदूषण से ही करते हैं। लेकिन वो सारे डिसीज़ हमको आजकल नहीं पूछता है,
ठीक है, जो पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो पूछेगा कि एस्बेस्टॉस की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए उससे एस्बेस्टासिस रोग होता है, जो एक प्रकार का लंग कैंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मिनीमाटा रोग होता है। आपके जापान के मिनीमाटा खाड़ी में ये रोग फैला था। पारे एक्चुअली क्या हुआ था, पारे का कंसंट्रेशन बढ़ने से मछलियाँ क्या है अल्टीमेटली वो पारे को खा जाती थी, और मछलियों को इंसान खाता है, तो उससे क्या है कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो फाइनली जाके उस रोग को ही मिनीमाटा रोग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता होने से एक डिसीज़ होती है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये आपके CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग का नाम बताइए, तो आपका है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है मिथाइलोग्लोबिनेमिया, ठीक है, मिथाइलोग्लोबिनेमिया, ठीक है। बहुत टिपिकल नाम है। लास्ट में मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि इसमें एनीमिया लिखा हुआ है, इसका मतलब खून में कुछ कमी होगी। नाइट्रेट साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है बेसिकली आपके लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मेरे को अल्टीमेटली पता नहीं ये होता क्या, हाँ लेकिन इतना पता है कि इसका सिम्टम क्या होता है, इससे जो शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। 20 ppm तक अगर आपके नाइट्रेट की वैल्यू है तब तक ठीक है, लेकिन उससे अधिक होने पर आपका ये हानिकारक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है आपका कैडमियम की अधिकता से आपका होता है इटाई रोग। इटाई रोग बेसिकली क्या है, हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, ये इटाई रोग का सिम्टम है। फिर है नेक्स्ट आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता से होता है ब्लैक फुट नाम का एक रोग, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका लेड। लेड की अधिकता से आपका एनीमिया या फिर खून की कमी होती है। नेक्स्ट है आपका फ्लोराइड। इससे एक रोग होता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस, जिससे दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे डिसीज़ को आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ रटने की नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आते रहता है। आप कितना भी अनसॉल्व लगाओ, आप देखोगे कि उस पर यही सारे क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे जल प्रदूषण से, ठीक है। और ये इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या फिर आपके BOD, COD और डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से काम किए वो देख लेते हैं। हमारी भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया 1974 में, ठीक है, जिसका 1988 में संशोधन भी किया गया था। इस अधिनियम के तहत 2 बोर्ड बनाए गए, जिनमें है आपका केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेकंड है आपका राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये दोनों संस्थान बनाए हैं। अगर आपको इनके कामों के बारे में पढ़ना है तो आप वाणी की बुक पढ़ लीजिए, उसमें पूरे डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो पढ़ लेना, वाणी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेन क्वेश्चन है जो जल प्रदूषण से आता है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ये वाले टॉपिक से आता है। सेकंड आपका BOD, COD डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जल प्रदूषण खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपका एक काम है जो कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक ACF और CGPSC एवं CG व्यापम से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम से जुड़े, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप कंपलसरी मुझे फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से आप जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, तो और लोगों को भी उस ग्रुप से जुड़वाइए ताकि कम्युनिटी हमारी बड़ी बन सके। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।